गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट और ये है चैप्टर नंबर 4 एलिमेंट्स में। प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट पहले, उससे पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैट्रिक्स हमने पढ़ ली, तो ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिख दी 3/3 ऑर्डर की। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखना चाहता हूँ, डिटर्मिनेंट होगा क्या? किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। मीन्स डायरेक्ट ऐसे कोई डिटर्मिनेंट क्वांटिटी नहीं है। डिटर्मिनेंट किसका होगा? एक मैट्रिक्स का। और कंपलसरी है वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था जहां पर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ये हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में कि स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप में। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? किसी भी एक मैट्रिक्स का होगा, उसे ऐसे मॉड्यूलस का जो साइन हम बनाते हैं उससे डिनोट करेंगे। या तो क्या लिखा जाएगा? ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या लिखा जाएगा ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ये। इसका क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स क्या है? कोई भी हमें एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं देती है। डिटर्मिनेंट से हमें क्या मिलेगी? एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। एक कोई भी क्या है मिलेगी? फिक्स्ड वैल्यू, या जिसे हम मैथमेटिकल टर्म कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जब भी हम एक डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे हमें क्या मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ये ऑर्डर है इसका 3x3 का। ऐसे ही मान लो कोई एक मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑर्डर की 1x1, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए। एक एलिमेंट है 1 × 1। ऐसे ही अगर सेकेंड ऑर्डर की कोई मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ A11 A12 A21 A22, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाएगा? A11 A12 A21 A22। ये क्या है? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाएगा वो है वे। इसके बाद इसको सोल्व कैसे करना है? अब डिटर्मिनेंट को किस यूज के लिए, किस पर्पस के लिए बनाया गया, देखते हैं वो पर्पस क्या था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। मान लो मैंने कोई एक लीनियर इक्वेशन लिखी है a1x + b1y = 0, a2x + b2y = 0। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, 10th क्लास में हमने पढ़ी है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, मान लिया कि x/y की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा? a1x = -b1y। तो x/y क्या आ जाएगा यहाँ से? -b1/a1, यही आएगा। यहाँ से अगर निकालें वैल्यू a2x = -b2y, x/y आएगा -b2/a2। y को यहाँ ले आए, a2 को यहाँ ले आए। अब x/y है, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेट करेंगे माइनस ये b2/a2, माइनस से माइनस कैंसिल। b1a2 = क्या आएगा? b2a1 या a1b2। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, b2a1 क्या हो गया? -= 0। ये क्या आ गई? कोई एक इक्वेशन मिल गई हमें इन दो इक्वेशन का यूज करके। अब मान लो मैं इसी का डिटर्मिनेंट लिखता हूँ। इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म अगर मुझे लिखनी हो, मान लिया कोई a मान ली मैंने, a1 b1 a2 और b2, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है? डिटर्मिनेंट को 2/2 ऑर्डर को a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं माइनस का साइन, a2 b1। अब चेक करो हमारा आंसर क्या था? a1 b2, बट ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। कोई बात नहीं, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये
A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू 0। तो A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू 0, वही चीज आ गई सेम। यानी कि एक प्रोसीजर तो क्या था, हमने लीनियर इक्वेशन में x बाई वाई की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को लिखा। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, इसका एक डिटर्मिनिस्टिक मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड बनाया, जिससे हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्वांटिटी जो आएगी, ये क्वांटिटी कैसी आएगी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये तो था 2x2 ऑर्डर का कैसे डिटर्मिनेंट ओपन होगा। कैसे होगा, इस एलिमेंट का प्रोडक्ट इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट का प्रोडक्ट इसके साथ, और नीचे क्या आ रहा है, इसके साथ माइनस साइन। जब भी आप नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस साइन आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th क्लास में ये मेथड पढ़ा है। नेक्स्ट, ये तो था 2x2। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन आ गई 3, A1x B1y C1z इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2z इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू 0। मुझे इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखनी है, तो क्या लिखी जाएगी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये इसकी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखी जाएगी। उसके बाद अब डिटर्मिनेंट क्या कह रहा है, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। मीन्स यहाँ रो कितनी है, 3 है, R1 R2 R3। कॉलम कितनी है, वो भी 3 है, C1 C2 C3। 3 कॉलम 3 रो। अगर इस डिटर्मिनेंट को आइदर ऑफ वन रो आइदर ऑफ वन कॉलम अगर हम एक्सपेंड करें तो आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम। एक्सपेंशन कैसे करनी है, देखो पहले मैं इसके लिए एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई भी एक मैट्रिक्स लिखी है। अब सबसे पहले इस पोजीशन पे माइनस, इस पोजीशन पे माइनस, इस पोजीशन पे माइनस, और इस वाली पोजीशन पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। एक्सपेंशन करते टाइम ध्यान रखना है, क्यों आएगा, वेयर I प्लस j इज इक्वल टू ऑड नंबर। जहां पर ith पोजीशन और jth पोजीशन को प्लस कर दे तो ऑड नंबर आए, वहां पर माइनस साइन आएगा। कैसे, A12 1 प्लस 2 3, 3 क्या है, एक ऑड नंबर, माइनस साइन आएगा। 2 प्लस 1 3, 3 क्या है, ऑड नंबर, तो माइनस साइन आएगा। 3 प्लस 2 5, क्या है, ऑड नंबर, तो माइनस साइन आएगा। 2 3, 2 प्लस 3 5, 5 एक ऑड नंबर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6। तो किस पोजीशन पे माइनस आएगा, जहां पर I प्लस jth पोजीशन वाले एलिमेंट का सम क्या हो रहा है, ओड नंबर हो रहा है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब एक्सपेंशन करते हैं। मान लिया कि मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ R1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। एक्सपेंशन देखेंगे ध्यान से, अब देखो R1 में एलिमेंट कौन कौन से हैं, A1 B1 C1। तो सबसे पहले A1 क्या लिखेंगे, A1 जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, एलिमिनेट कर दिया, इसे भूल गए। इसके बाद जो ऑर्डर बच जाएगा 2x2 का, वो क्या बचेगा, B2
C2 B3 C3। नेक्स्ट क्या आ गया, ये तो हो गया A1 के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, B1। अभी मैंने बताया यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस B1। B1 जिस भी रो कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ देंगे, जो बच जाएगा A2 C2 A3 C3। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस C1। C1 जिस भी रो कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ देंगे, जो बच जाएगा 2x2 ऑर्डर का A2 B2 A3 B3। अब 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, A1 B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2 माइनस B1 A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2 प्लस C1 A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है, कैसे वो एक्सपेंड होगा। अब ये हमने किया है R1 के अलोंग, करना भी किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग है, ये नहीं है कि R1 के अलोंग भी कर दें, R2 के भी, R3 के भी, C1 C2 C3, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, बट आंसर सेम आएगा। ये थी एक्सपेंशन। अब अगर मान लो 3x3 ऑर्डर के कोई डिटर्मिनेंट है, मैं इसकी एक वैल्यू लिखता हूँ, मान लिया 1 2 3 2 1 2 1 1 1, ये कोई डिटर्मिनेंट लिखा। अगर एक्सपेंड करते हैं, मान लिया R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 1 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ दो, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 2 2 2, यहाँ प्लस ये माइनस आएगा, तो माइनस का 2 इंटू ये जिस रो कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ दो, क्या बच जाएगा, 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 माइनस साइन के साथ, प्लस 3 ये जिस रो कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ दो, 2 इंटू 1 2 माइनस 1। ये अब नेट वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 प्लस 3 3 माइनस 1 2, तो 2 आ गया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने कहा था कि इससे हमें क्या मिलेगी, एक स्केलर वैल्यू मिलेगी। तो डिटर्मिनेंट का को सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिल रही है, एक स्केलर वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और ये इसकी एक्सपेंशन कैसे करनी है ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने पहले मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कि एक मैट्रिक्स है x 2 3 4 ले लिया, ये y ले लो, 2 3 4 5 ले लिया, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 5, लिख दिया डायरेक्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बट इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट, मान लिया ऐसे दो डिटर्मिनेंट हमें दिए गए, एक डिटर्मिनेंट बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हुए हैं, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सोल्व फॉर x। x की वैल्यू निकालनी है जब डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल हो। तो अब यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है कि x डायरेक्ट इक्वल टू 1 हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट के केस में हम डायरेक्ट इक्वलिटी नहीं लगा सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, 4x माइनस 6 1 इंटू 5 5 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 1 4x 6 उधर जाके प्लस का हो गया, ये 5 x की वैल्यू क्या आ गई 5/4। तो ध्यान दें, डिटर्मिनेंट के केस में कोई भी वैल्यू डायरेक्ट इक्वेट नहीं होगी, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगी ये कंसीडर होगी। बट मैट्रिक्स में डायरेक्ट इक्वलिटी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है
मैट्रिक्स की इक्वलिटी में और इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, नेक्स्ट है इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आता हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, मान लो उसने कह दिया आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that given matrix is singular। ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कुछ कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है, और मान लिया उसने ऐसे हमें कोई वैल्यू दे दी, ये कोई मैट्रिक्स दे दी, कह रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसी है? सिंगुलर है, और x की वैल्यू निकालो। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता होगा? जीरो आता ही है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो। तो इसको क्या लिखेंगे? इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। तो 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2/3। ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ऐसे हम किसी भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स पे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा? वो आएगा जब हम इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालेंगे वहाँ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट दोबारा से आएगा। तो इसको ध्यान रखना, सिंगुलर क्या है? जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। और नॉन सिंगुलर क्या है? जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। इनवर्स निकालेंगे जब किसी मैट्रिक्स का, तब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा फिर से। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट, माइनर्स। माइनर क्या होंगे किसी भी डिटर्मिनेंट में? मान लिया मैंने कोई एक डिटर्मिनेंट लिखा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये कोई एक डिटर्मिनेंट लिखा है हमने, इसमें माइनर फाइंड आउट करना है। माइनर होगा क्या? पहली बात तो डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट है? यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का है, तो कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स है तो हर एक एलिमेंट का खुद का एक माइनर होगा। पहली बात तो ये, एवरी एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट हैव इटसेल्फ ए माइनर। उसका खुद का एक माइनर होगा। और वो माइनर कैसे होगा? मान लिया ये वाला जो मैट्रिक्स, ये वाला जो एलिमेंट है, ये किस पोजीशन का एलिमेंट है? A11 पोजीशन का। तो माइनर कैसे लिखा जाएगा? या तो हम ऐसे लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A11, या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको? M11, कैपिटल M और 11। या तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11, A11 का माइनर क्या होगा? अब A11 जिस भी रो कॉलम में आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे। जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा B2 C2 B3 C3, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? B2 C3 माइनस C2 B3। ये क्या होगा? इस A11 पोजीशन वाले एलिमेंट के लिए माइनर होगा। A11 का माइनर क्या होगा? ये वैल्यू, यानी कि B2 C3 माइनस C2 B3। ऐसे ही माइनर ऑफ 1-2 पोजीशन का, 1-2 पोजीशन क्या है? ये है। अब यहाँ प्लस या माइनस ऐसा कुछ रोल नहीं है इसका, सिर्फ आपको क्या देखना है? वो जिस रो कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ दें। तो क्या बचेगा आपकी बार? B1 B3
C1 C3, ये क्या हो जाएगा आपकी बार B1 C3 माइनस C1 B3, ये M12 का है। M12 का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ A12 का ये माइनर है। ऐसे ही कितने एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर 9, तो 9 एलिमेंट के लिए कितने माइनर लिखे जाएंगे, 9 ही माइनर लिखे जाएंगे। सपोज उसने कह दिया आपको कि A23 का माइनर बताएं, एलिमेंट है कोई A23, उसका माइनर बताएं, तो इसके लिए माइनर क्या लिखा जाएगा M23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि वो इसके माइनर की बात कर रहा है। अब इसके माइनर के लिए जिस रो कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ दे, इस रो और इस कॉलम में आ रहा है इसे छोड़ दिया, तो बचेगा क्या मेरे पास A1 A2 C1 C2, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा A1 C2 माइनस C1 A2, ये क्या है M23, A23 एलिमेंट का माइनर है। ये ध्यान रखना है, कैसे माइनर फाइंड आउट करने आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट हम इसमें जो पढ़ेंगे इसी से मिलता हुआ जो टॉपिक है कोफैक्टर्स। माइनर्स के बाद क्या है कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर क्या होते हैं, मान लो मैं लिखता हूं कोफैक्टर ऑफ A11, जैसे माइनर निकाला हमने A11 के लिए, ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A11, या ऐसे लिख लें या फिर सिर्फ क्या लिख लें कैपिटल A11। अगर स्मॉल A11 लिखकर ऐसे निकाल दिया 2/2 ऑर्डर लिख दिया आपने कि B2 B3 C2 C3, ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, या तो लिखें उसे कोफैक्टर ऑफ A11 या फिर क्या लिखें कैपिटल A11। होगा क्या ये AIJ का मतलब क्या है कोफैक्टर ऑफ ith और jth पोजीशन का जो कोफैक्टर हम लिखेंगे वो कैसे लिखा जाएगा -1 I प्लस j इंटू MIJ। कोफैक्टर कैसे लिखा जाएगा -1 I प्लस j डॉट MIJ। MIJ तो क्या था माइनर्स थे अभी निकाले हैं हमने, यानी कि अगर मुझे मान लो A11 का लिखना है कोफैक्टर तो वो कैसे लिखा जाएगा -1 1 + 1 और M11। अभी M11 निकाला था हमने, यानी कि -1 की पावर कितनी हो गई 2, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो बच क्या गया A11 ही बच गया, यानी कि A11 किसके इक्वल है M11 के इक्वल है। ऐसे ही अगर A12 निकालना है तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, 1 + 2 और यहाँ क्या आ जाएगा M12। अब 1 + 2 क्या हो गया 3 यानी कि -1⁻3, ये क्या आएगा एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि A12 जो होगा वो नेगेटिव होगा किसका M12 का। है कुछ नहीं, जो चीज अभी मैंने बताई थी कि जिन पोजीशन का सम क्या आ रहा है माइनस आ रहा है ओड आ रहा है वहां पर माइनस लगाना है। तो कोफैक्टर्स कौन कौन से A12 A21 A23 और A32, इन सभी के आगे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे और बाद में क्या आ जाएगा वही माइनर जो हमने फाइंड आउट किया था। यानी कि कोफैक्टर भी सिमिलरली ऐसे ही है, बस कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस कहाँ आएगा कि इन पोजीशंस पे क्या आएगा माइनस साइन हो रहेगा। लिखने का तरीका ये है इसका एक्सप्रेशन कि AIJ इक्वल टू -1⁻I प्लस j डॉट MIJ रह जाएगा ध्यान। तो यहाँ तक का वर्क है और इसके बाद फिर डिटर्मिनेंट में आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको क्या क्या टॉपिक करने हैं इसमें, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करना है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करना है, इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड माइनर एंड कोफैक्टर्स। बाकी का फिर बाद में करते हैं।